प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इनकी जन्म कुंडली के पंचांग के बारे में, जहाँ जन्म होता है जातक का, जातिका का अश्विन माह में जन्मे लोग बड़े सुंदर होते हैं। और ये सिर्फ शारीरिक सुंदरता ही धारण नहीं किए रहते, अपितु ये मानसिक रूप से किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहते। दक्षिणायन होने के कारण, जन्म जब हुआ तब सूर्य दक्षिणायन में थे। इसके कारण व्यक्ति के जीवन में शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव बढ़ता है और उसके कारण जीवन का संघर्ष भी बढ़ जाता है। मंगलवार को जन्मे हैं, वार के अधिपति ही जन्म कुंडली के लग्नेश भी होते हैं। वार के अधिपति मंगलदेव, लग्न के अधिपति मंगलदेव। वैसे वृश्चिक लग्न की कुंडली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी, मंगल भी, चंद्रमा भी और गुरु भी, सारे के सारे ग्रह बड़े ही अच्छे भावों के स्वामी हो जाते हैं, जिसके कारण जातक का जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षमय नहीं रहता है। या ये कह सकते हैं कि वो बहुत जल्दी धनवान बनने की स्थिति में चला जाता है, क्योंकि वहाँ उसे सूर्य का भी बल मिल रहा है। अच्छे भाव, अच्छा ग्रह अगर अच्छे भाव का स्वामी है तो अच्छी बात है। तो वैसे ही चंद्रमा भाग्येश हो जाते हैं, सूर्य कर्मेश हो जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति धनेश और पंचमेश हो जाते हैं, और मंगल तो साक्षात लग्नेश हो ही जाते हैं। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, कृष्ण पक्ष के जन्मे होने से संततिवान व्यक्ति बना रहता है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति पति का प्रेम भी बहुत अच्छा प्राप्त करता है। और कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होने से धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, दाम्पत्य, सुख और सौहार्द जीवन में बना रहता है। इस कुंडली की परेशानी क्या है, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। रोहिणी नक्षत्र, इसमें जन्मा जातक मानसिक रूप से कई बार अपने आप को पीड़ित करता रहता है। छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ी बात ऐसा स्वीकार कर ले कि बहुत बड़ी बात है, हर छोटी समस्या उसके लिए बहुत बड़ी हो जाती है। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों को प्रायः ताप संताप की बीमारी परेशान करती रहती है। चिरचीटे की जड़ गले में धारण करना चाहिए रविवार के दिन, और साथ ही साथ ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जप प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा निश्चित रूप से करनी चाहिए। अपने आसपास या अपनी कॉलोनी में या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे पीपल के वृक्ष लगाए जा सकते हैं। वज्र योग, व्यक्ति वज्र की भांति होता है, शरीर भी और मन बुद्धि चित्त भी। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराहट तो नहीं है, पर सामान्यतः डर तो है। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के कारण व्यक्ति में राजसिक प्रभावों की स्थिति बढ़ती हुई देखी जाती है। मतलब ये कह सकते हैं कि व्यक्ति राजसिक प्रभावों से युक्त होता है, और ये अच्छी बात है। कई बार तो आपको बढ़ना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, राजसिक से अपने आप को सात्विक प्रवृत्ति की तरफ लेके आना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के इस कुंडली की जो अच्छी बात है वो मुझे क्या लगी कि इस कुंडली के चंद्रमा अच्छे हैं, इस कुंडली का वज्र योग अच्छा है, इस कुंडली का वैश्य वर्ण अच्छा है, इस कुंडली का मंगलवार वार के अधिपति अच्छे हैं। तो अगर इतनी सारी चीज़ें जन्म कुंडली में अच्छी बन रही हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। पर फिलहाल मैं आप लोगों को इनकी कुंडली से परिचय करा देता हूँ, किस ग्रह को कहाँ बैठना चाहिए था लग्न, नवांश और दशमांशा में, और वो कहाँ बैठा है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपसे इस विषय पर चर्चा करते हैं कि इनकी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं और किस स्थिति में बैठे हैं। जैसे सबसे पहले वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए लग्न के अधिपति और छठवें भाव के स्वामी होते हैं मंगलदेव। वो बैठे हैं स्थिर राशि में अग्नि तत्व के ग्रह होकर के उच्च के चंद्रमा के साथ दो परम मित्र जो दाम्पत्य भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ हुआ लग्नेश का सप्तम भाव में बैठना, और इनसे केंद्र में ही शुक्र बैठे हैं, इनसे केंद्र में ही बुध बैठे हैं, इनसे केंद्र में ही सूर्य बैठे हैं। तो इस भाव को तो नुकसान पहुंचाएंगे, दशम भाव को, जिससे करियर अनएस्टेब्लिश देर से होता है या अनएस्टेब्लिशमेंट में रहता है। एस्टेब्लिशमेंट उसमें देर से वक्त के हिसाब से आती है। लेकिन दाम्पत्य बहुत अच्छा, पति बहुत अच्छा, स्थिरता जीवन की बहुत अच्छी, संतान बहुत अच्छा, और कुटुंबजन बहुत अच्छे होते हैं। इसमें कई बार व्यक्ति विवाह के बाद भी किसी को पसंद कर सकता है। ऐसी स्थिति ना बने, इस वजह से अपने आप को व्याभिचारता के दोष से मुक्त रखने की कोशिश करें। भगवान के नामों का स्मरण रखें, और याद रखिए आप जितनी बार भगवान को जपते हैं उतनी बार भगवान प्रकट होते हैं। आप जितनी बार भगवान को जप रहे हैं, जितनी देर के लिए आप भगवान को जप रहे हैं, उनके नामों को जप रहे हैं, उतनी देर तक आप मोक्ष में ही रहते हैं। क्लियर है।
मंगलदेव ठीक बैठे हैं, उन पे राहु की दृष्टि कभी कभी व्यक्ति को उग्रता और व्यग्रता देती है। वहीं पे जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के साथ साथ पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव से वो स्वतंत्र हो जाएंगे और पंचम भाव का फल करेंगे। बैठे हैं कहाँ? उच्च के, और सम संख्या की राशि में बैठे हैं। इस वजह से ये ग्रह अपने द्वितीय भाव का फल ज़्यादा करेगा, पर बैठे हैं जहाँ वहीं का फल ज़्यादा करेंगे। इसका अर्थ है कि जब ग्रह 12वें और दूसरे भाव का स्वामी बनता है और वो 2 भावों का स्वामी है, जैसे कि यहाँ के भी स्वामी हैं और यहाँ के भी स्वामी हैं, तो ये ग्रह अब यहाँ और यहाँ में से किसका फल ज़्यादा करेंगे? तो यहाँ से वो स्वतंत्र हो जाएंगे और यहाँ का फल ज़्यादा करेंगे। और दूसरा सिद्धांत कहता है कि अगर ग्रह सम संख्या की राशि में बैठा है तो अपने मूल त्रिकोण राशि का फल करेगा। तो गुरु उच्च की राशि का फल ज़्यादा करेंगे और व्यक्ति के व्यक्तित्व को, दर्शन को, न्यायप्रियता को, धर्म को, दान को, परोपकार को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। केतु अगर यहाँ नहीं बैठे होते तो ये गुरु को कमज़ोर कर देते, लेकिन यहाँ केतु बैठे हैं, इस वजह से वहाँ पे गुरु चांडाल जैसी कोई बात नहीं होगी। वहाँ व्यक्ति की धार्मिकता, तेजस्विता, दान करने की शक्ति, तीर्थ करने का बल, ये सब गुरु के कर्क राशि यानी कि जल तत्व की राशि में बैठने के कारण बढ़ जाएगी। उसके बाद तीसरे और चौथे भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं। तीसरे भाव में राहु का बैठना व्यक्ति को पराक्रमी, हठी और अपने मन के मुताबिक परिणाम और काम करने वाला बना देते हैं। वहीं राहु 12 अंश के बैठे हैं श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा उच्च के बैठे हैं रोहिणी नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में। इस वजह से राहु यहाँ व्यक्ति को माता पिता, भाई बहन, कुटुंबजन, कम्युनिकेशन और बेहतर जगह से शिक्षा प्राप्त करने वाला बना देते हैं। व्यक्ति का तकनीक बहुत अच्छा होता है, तकनीकी समझ उसकी बड़ी अच्छी होती है, उसका कम्युनिकेशन अच्छा होता है और वो तीव्र पराक्रमी भी होता है। जबकि तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर के शनिदेव द्वितीय भाव में बैठ करके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं और यहाँ के अधिपति उच्च के हैं। साथ ही साथ इस भाव के चौथे घर में चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बना हुआ है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में सांसारिक सुख बहुत अच्छी रहेगी, निद्रा अच्छी रहेगी, पर वो हेडेक जो मिलती है वो शनि के कारण मिलती है। और जो व्यक्ति अपने आप को व्यग्र रखता है वो राहु के ऊपर, राहु के प्रभाव में मंगल और चंद्रमा के कारण। मतलब व्यक्ति के जीवन में जो बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं, बहुत सारा अंबार लगा हुआ है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी चीज़ें टालम टोल में चल रही हैं, वो राहु के दृष्टि के, मंगल और चंद्रमा के पड़ने के कारण है। साथ ही साथ शनि द्वितीय भाव में जो बैठ रहे हैं उसके कारण व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे संशय या बहुत सारा भ्रम या कड़वाहट एक तरीके से देखने को मिलती है। पर शनिदेव चतुर्थ भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर के दूसरे भाव में बैठे हैं। इस वजह से यहाँ से भी यही संकेत मिलेगा कि व्यक्ति के जीवन में जो धन आएगा वो देर से मिलेगा या अनुभवों के साथ मिलेगा, भगा करके मिलेगा या कहीं ना कहीं विलंब के साथ ही मिलने का योग बनेगा। मतलब उसका परिणाम उसको देर से मिलेगा, क्योंकि द्वितीय भाव परिणाम का होता है। पंचम भाव के बारे में बात हुई, छठे भाव के बारे में बात हो गई, मंगल के बारे में। 7वें और 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्नेश के शत्रु होकर के शुक्रदेव इस कुंडली के लिए शत्रुगत या मारक ग्रह होते हैं। और सामान्यतया शुक्रदेव बुध के साथ बैठे हैं जो अष्टम भाव के स्वामी हैं और पापी भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ होगा कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए शुक्र और बुध ये दोनों ग्रह अच्छे नहीं होते। द्वितीय भाव के स्वामी होने के कारण देवगुरु बृहस्पति भी मारक होंगे। तो प्रधान मारक ग्रह कौन हुआ? देवगुरु बृहस्पति। मारक कौन हुए? शुक्र। और सहायक मारक या पापी ग्रह कौन हुआ? तो देवगुरु बृहस्पति के बाद शनि और शनि के बाद बुध। मतलब ये तीनों ग्रह आपकी कुंडली में, देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव के स्वामी हैं, राहु के केतु के संपर्क में हैं, किसी शुभ ग्रह से प्रभावित नहीं हैं। इस वजह से पहले मारक ग्रह के रूप में देवगुरु बृहस्पति ही बनेंगे। पर वहाँ पे चूंकि शनिदेव बैठे हैं और गुरु राहु के संपर्क में, केतु के संपर्क में है, जो व्यक्ति को धार्मिक बना रहे हैं, उच्च के हैं, तो अब यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का मारक प्रभाव छीन करके शनिदेव स्वतः खुद को प्रधान मारक बना लेंगे। क्योंकि इस कुंडली के लिए चतुर्थ और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। तीसरा भाव दूसरे भाव से ज़्यादा मारक होता है। मतलब शनिदेव, और चूंकि सिद्धांत यही कहता है कि शनिदेव अगर मारक ग्रह से या मारक भाव से संबंध बना लेते हैं तो उस ग्रह का मारक तत्व छीन करके वो स्वतः को मारक बना लेते हैं, खुद को मारक बना लेते हैं। इसका अर्थ क्या होगा कि द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और सामान्यतया जितने भी शुभ ग्रह हैं, गुरु शुक्र बुध चंद्रमा, इनमें सबसे ज्यादा मारक दोष गुरु को ही लगता है, उसके बाद शुक्र को लगता है, उसके बाद बुध को, उसके बाद चंद्रमा को। तो यहां पे क्या हुई बात कि शनिदेव मारक भाव में बैठ करके तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण
इस कुंडली के प्रधान मारक ग्रह की जगह जो पहले गुरु थे उसको हटा करके स्वतः अपने आप को मारक भूमिका में लेके आएंगे। मतलब इस कुंडली के लिए प्रधान मारक शनिदेव, दूसरे नंबर पे देवगुरु बृहस्पति, तीसरे नंबर पे इस कुंडली के लिए बुधदेव और चौथे नंबर पे इस कुंडली के लिए शुक्रदेव और चौथे नंबर पे देवगुरु बृहस्पति बुधदेव बनेंगे। पहले नंबर पे शनि, दूसरे नंबर पे गुरु, तीसरे नंबर पे शुक्र और चौथे नंबर पे बुधदेव। मतलब इन चारों ग्रहों की दशाओं में व्यक्ति का लाभ कम होगा, मिनिमाइज होगा, मन बुद्धि चित्त व्यग्रता बढ़ेगी, एक्सपेंस बढ़ेगा, विवाह विलंब से होगा, कई बार धन देर से आता है, मेहनत करनी पड़ती है, वाणी कड़वी होती है, वाणी हकलाती है, घबराती है, बेचैन रहती है और कई बार व्यक्ति के जीवन में उसे धन कमाने के लिए दूर दूर तक की यात्रा भी करनी पड़ती है। तो आप लोगों को मैंने अंतर स्पष्ट कर दिया कि कौन से ग्रह कहाँ हैं और किस भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो ये बात रही हमारी शुक्र के ऊपर। शुक्र बुध के साथ बैठे हैं, सप्तमेश और अष्टमेश का एक साथ बैठना बहुत अच्छा नहीं होता है, पर सामान्यतया वो सूर्य के साथ बैठे हैं और वहाँ पे वो अस्त नहीं है, बुध अस्त हैं, फिर भी वो वक्री के साथ अस्त हैं, तो बुध यहाँ पे पापक प्रभाव बढ़ाएंगे। अब बुध यहाँ पापक प्रभाव बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि बुध वक्री भी हैं और अस्त भी हैं। तो कोई भी ग्रह जब एक से अधिक दोषों से युक्त हो जाएगा, मतलब नीच का भी हुआ, पाप कर्त्री में भी लग गया और अस्त का भी हो गया, तो ये तो बहुत खराब बात हो गई। तो वैसे ही बुधदेव अस्त तो हैं पर वक्री भी हैं और पापी भाव के भी स्वामी हैं, अष्टमेश होकर के दशम भाव में बैठे हैं। तो अब ये क्या करेंगे कि बुध इस कुंडली के लिए सबसे एक कमजोर ग्रह के रूप में और अपनी दशा काल को सबसे ज्यादा कमजोर करने वाले ग्रह के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि वो पापी भी बन रहे हैं, क्योंकि वो अष्टमेश भी बन रहे हैं, क्योंकि वो पिता को कष्ट भी दे रहे हैं, क्योंकि वो कारोबार भी बढ़ा रहे हैं, कारोबार को एक्सपेक्टेशन में कारोबार में बढ़ा रहे हैं, महत्वाकांक्षा बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ उसमें विलंब भी दे रहे हैं। तो इस कारण से इस कुंडली के लिए बुधदेव और शुक्रदेव कहीं ना कहीं परेशानी के कारण, दाम्पत्य में शुक्रदेव परेशान नहीं करेंगे, लेकिन करियर में जो परेशानी दिखाई दे रही है और जो प्राप्त नहीं हो रहा है वो इसी बुध के कारण है। मैंने ये बात शुक्रदेव के ऊपर बता दी। उसके बाद बुध नवम, अष्टम और एकादशवें के स्वामी होकर के दशम में बैठे हैं, तो कई बार ये घर परिवार में माता पिता को कलह का वातावरण बना देते हैं, या कई बार व्यक्ति अपने कारण या उसके विलंब के कारण घर में परिवार में माता पिता में कलह का वातावरण बनता रहता है। जबकि 12वें भाव के साथ साथ सप्तम भाव के स्वामी के बारे में मैंने चर्चा कर रखी है, बुधदेव के बारे में मैंने चर्चा की है। अब नवांश चक्र में देखेंगे तो यहाँ के धन भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बनते हैं। बुध स्वग्रही, चंद्रमा बहुत बढ़िया, मंगल स्वग्रही, सूर्य और शनि यहाँ पे बैठे हैं जो कभी कभी घर्षण देते हैं। विवाह में सुख कुंडली मिला करके विवाह करें, नहीं तो कई बार पति की आयु क्षीण हो या पति की आयु जो है वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि मंगलवार को पहले ही जन्मे हैं। इस वजह से मैं ये बात कहूँगा कि यहाँ पे सूर्य और शनि बैठे हैं, ये कई बार वैवाहिक सुख, शारीरिक सुख को व्यक्ति को वंचित करते हैं। यहाँ पे शुक्र बैठे हैं अष्टम भाव में, छठवें भाव के स्वामी होकर के, इस कारण से भी कई बार परेशानी होती है। हालांकि यहाँ पे आयु अच्छी है, ससुराल वालों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि जो लग्नेश होकर के एकादशवें भाव में बैठ करके सप्तम भाव को और पंचम भाव को देख रहे हैं, इसका सीधा अर्थ होगा कि विवाह टूटने वाला नहीं है, पर प्रेम विवाह के कई बार योग बनेंगे या कई बार मतभेदों के साथ भी विवाह चल सकता है। जैसे मंगल राहु बैठे हैं, यहाँ बुध सुख दे रहे हैं, सूर्य शनि, तो नवमांश कुंडली में कमजोरी क्या रहेगी? सूर्य और शनि की दशा। नवमांश कुंडली में कभी कभी इरिटेशन साउंड क्या करेगा? ये मंगल राहु। और कभी कभी स्वास्थ्य में कमजोरी कौन देंगे? यहाँ पे शुक्र देंगे पाचन तंत्र में। जबकि दशमांशा चक्र में यहाँ के तृतीय भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। अब जैसे दशमांशा चक्र का सिद्धांत कहता है कि लग्न कुंडली के धन और लाभ, इन दोनों भावों के स्वामी अगर लग्नेश बनते हो तो व्यक्ति का करियर वेल स्टैब्लिश होता है। जबकि यहाँ पे कौन बैठा? तीसरे भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन गए। लग्न में ही राहु व्यक्ति को भ्रम में लेके जा रहे हैं, मंगल और सूर्य व्यक्ति के शांति को जला रहे हैं। मतलब कुछ भी है फिर भी जल रहा है, और कुछ भी नहीं है तो और भी ज्यादा जल रहा है। यहाँ पे बुध जो बैठे हैं वो भाग्य भाव के स्वामी होकर के भाग्य का संघर्ष दे रहे हैं, तो जहां व्यक्ति का काम बनना चाहिए वहां नहीं बन रहा। बुध यहाँ भी वही एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे थे, काम नहीं बना रहे थे। यहाँ भी नवम भाव के स्वामी हैं, नीचा भिलासी होकर बैठे हैं। और चंद्रमा और गुरु, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की कुंडली में प्राइवेट नौकरी का योग ज्यादा होगा। सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, जो चंद्रमा की राशि बनी है, वहां के अधिपति तीसरे भाव में गुरु के साथ बैठे हैं। तो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के व्यक्ति अगर घर से दूर जाकर के कुछ काम नौकरी करना चाहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नवमांश चक्र में यहाँ पे मंगल और सूर्य का बैठना कई बार अच्छा भी है और कई बार बुरा भी है। अच्छा इसलिए कि वो कम से कम महत्वाकांक्षी है, वो अपने स्वाभिमान को आगे बढ़ाना चाहता है, कभी किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहता है। लेकिन गड़बड़ी है क्या कि चाहे व्यक्ति को जितना भी मिल जाएगा फिर भी उसके असंतोष की प्रक्रिया कभी खत्म होती ही नहीं है, वो असंतोषी जीवन भर बना रहता है, उसके दिमाग के प्रश्न कभी समाप्त होते ही नहीं है, उसको दिमाग में कभी शांति मिलती ही नहीं है। तो ये एक परेशानी है। तो प्राणायाम करें, मंदिर का दर्शन करें, अपने दिमाग में प्रश्न कम बनाएं,
जितना ज़्यादा हो सके निद्रा अच्छी लीजिए, घर परिवार की साफ सफाई खुद से करिए, जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे की सफाई खुद से करिए, अपने कुल देवता की पूजा, अपने वास्तु देवता की पूजा आपको नियमित रूप से करना होगा। आइए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मैं इनकी कुंडली की कुछ बेसिक चीज़ों से आपका ध्यान परिचय करा देता हूँ। विवाह इनकी कुंडली में अच्छा है, जैसे सप्तम भाव में चंद्रमा मंगल का बैठना, विवाह में स्थिरता लग्न कुंडली में शनि दे रहे हैं, जबकि विवाह में विलंब भी वही दे रहे हैं। विवाह में मतभेद सूर्य शनि नवांश चक्र में और पंचम भाव में मंगल राहु, संतान का पक्ष और करियर का पक्ष सामान्यतया सामान्य से बेहतर इस कुंडली में परिणाम दे रहे हैं। विवाह करना हो पश्चिम दिशा की तरफ, सिंह राशि सिंह लग्न, वृष राशि वृष लग्न और साथ ही साथ वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों से विवाह उत्तम रहेगा। इतना ही नहीं, अभी गुरु की वर्तमान में दशा चल रही है, अगर चाहें तो गुरु का रत्न पुखराज निश्चित रूप से धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नौकरी मिलने के योग आपकी कुंडली में परमानेंट बहुत अच्छी नौकरी मिलने का योग 2028 के 5वें महीने से बनेगा। और एक योग नौकरी का जो अभी मैं देख रहा हूँ वर्तमान में, उसके हिसाब से मंगल देव का वृश्चिक राशि में गोचर, अभी वो सिंह में है, तो कन्या तुला वृश्चिक, जब तक वो वृश्चिक राशि में आएंगे तब तक आपकी कुंडली में नौकरी का योग लगेगा। इस कुंडली में दशाएं जो अच्छी बीतेंगी उसमें मंगल, चंद्रमा, गुरु और बुध के साथ सूर्य। सामान्यतः मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि कौन से ग्रह मारक हो रहे हैं और कौन से ग्रह अच्छे हो रहे हैं। होरा चक्र के आधार पर आपकी कुंडली में मैं जिस विषय का चिंतन कर रहा हूँ उसके आधार पर जितने भी ग्रह हैं नवग्रहों में से शुक्र और चंद्रमा को छोड़ करके बाकी की दशाएं सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु और केतु ये सब आपके पक्ष में निर्णय देने वाले बन रहे हैं। ये चंद्रमा और ये शुक्र कभी कभी आपके मानसिक प्रभावों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। संतान वगैरह के लिए ये कुंडली 100% बहुत अच्छी है। माता और पिता के लिए ये कुंडली माता को रुग्ण और पिता को अच्छी आयु और पिता के जैसा बना रही है। इस कुंडली में नौकरी और पिता के कारोबार को आगे बढ़ाया जा सकता है। भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख आपकी कुंडली में शनि, बुध, सूर्य और गुरु की दशा में मिलेगा, जबकि आपकी कुंडली में शनि की दशा में, साथ ही साथ बुध की दशा में और राहु और चंद्रमा की दशा में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में पूजा पाठ, मंत्र जप, ध्यान और धर्मार्थ काम करना, तीर्थ करना, गुरु, साथ ही साथ सूर्य और इसके अतिरिक्त चंद्रमा की दशा में तीर्थ दर्शन भी हो सकता है। अष्टक वर्ग के आधार पर अगर मैं आपकी कुंडली के बारे में परीक्षण करूं तो हमें अपने व्यक्तित्व को और ज़्यादा शांत करना है। अकुलाहट, बेचैनी, घबराहट, जल्दबाजी, जल्दी से निर्णय आ जाए, इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं, पेशेंस बिल्कुल भी नहीं, इसको ठीक करने की आवश्यकता होगी। हमारी वाणी अच्छी है, हम उसे और भी ज़्यादा शांत और शांत उसमें गंभीरता ला सकते हैं। मेहनत और बढ़ाई जा सकती है। कुंडली में धन है शनि की दशा के कारण। ये कुंडली यश, मानपद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम और इतना ही नहीं पूर्वजों के आशीर्वाद से युक्त है। नौकरी और व्यापार दोनों ही ये कुंडली कर सकती है। इस कुंडली का कंसंट्रेशन भी ठीक है, बस वो सही जगह पे लग नहीं रहा है। व्यक्ति बुद्धिमान है पर वो अपनी बुद्धिमानी को सरलता से पहचान नहीं रहा है। भाग्य का बल आपकी कुंडली में थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, इस वजह से अगर हो सके तो शिव जी की पूजा करें। शिव जी की पूजा करने से बहुत सारी चीज़ों का बल बढ़ेगा, पूर्व जन्म के प्रारब्ध और मजबूत होंगे। साथ ही साथ हमें अपने आप को और भी ज़्यादा सामाजिक और मित्रता करने वाला इंसान बनाना चाहिए। हमारी कुंडली में हमें प्राप्त होगा पर थोड़ा कम, हम जितनी मेहनत करते हैं। एक्सपेक्टेशन बढ़ा करके रखें, मेहनत ज़्यादा करें और साथ ही साथ अपने धन को सही जगह पे लगाने की कोशिश करें। इस कुंडली में धन के लिए पीपल के वृक्ष की शनिवार को परिक्रमा, देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम नामक मंत्र जो है उसका प्रत्येक दिन 108 बार जप, इसके साथ साथ जनक सुता जगजननी जानकी का मंत्र जो है उसको प्रत्येक दिन 108 बार जपें। और अगर हो सके तो ब्राह्मणों का आदर करें, गौशाला का दर्शन करें और चिरचीटे की जड़ अपने गले में धारण करें। इससे मानसिक और शारीरिक परेशानियों का अंत होगा। सूर्य को अर्घ आवश्यक रूप से देना चाहिए। गुरुवार के दिन और रविवार के दिन मांस भक्षण और प्याज लहसुन बिल्कुल भी ना सेवन करें। क्लियर है। वार के हिसाब से अगर मैं बात कर दूं तो आपकी कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति का वार, देवगुरु बृहस्पति का वार गुरुवार और साथ ही साथ रविवार और सोमवार, ये तीनों वार अच्छे रहेंगे। नक्षत्र जिसमें आप दान कर सकते हैं वो रोहिणी है। इसके अतिरिक्त श्रवण,
इसके अतिरिक्त मघा, इसके अतिरिक्त पुष्य, इसके अतिरिक्त भरणी, मृगशीरा और अनुराधा किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। और धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है दक्षिण और पूर्व की दिशा में। घर जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो रहेगा उत्तर की दिशा। उत्तरी दिशा का फ्रंट जो मकान रहेगा उसमें आप निवास अच्छा कर सकते हैं। क्लियर है? किस किस महादशा में, आने वाली महादशाओं के बारे में अगर मैं चर्चा कर दूं तो गुरु की महादशा में केतु जो अभी 27 के जून से चलेंगे, और एक गुरु की महादशा में राहु जो 2034 में चलेंगे। और एक परेशानी आपको करेंगे, गुरु में राहु बता दिया, गुरु में केतु बता दिया, और एक महादशा आपको परेशान कर सकती है, वो है गुरु में शनि की महादशा जो बीत गई है। अब उसके बाद शनि की महादशा जब आएगी तो शनि की महादशा में चंद्रमा, शनि की महादशा में मंगल, शनि की महादशा में राहु, और साथ ही साथ शनि की महादशा में सूर्य। ये महादशा कष्ट देने वाली रहेगी। वैसे टोटल शनि की दशा आपको मारक दशा बीतेगी, इस वजह से उस दौरान हमें सावधान रहना होगा। दान, पुण्य, पूजा पाठ, सुंदरकांड का पाठ, महामृत्युंजय आदि, दुर्गा सप्तशती आदि, काल भैरव स्तोत्र आदि का पाठ, शिव जी की पूजा, मंदिर को दर्शन में जाने की आवश्यकता, और शिव मंदिर को धोने के साथ साथ लाजवर्त के धारण करने की आवश्यकता महसूस होगी। 2055 में आपको चलेंगे बुध, जिनके बारे में मैंने कहा है वो आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ाएंगे। हो सकता है कि मानसिक रूप से उस समय आपको वो परेशान ज़्यादा करें। इस वजह से बुध की दशा में गणेश चतुर्थी का व्रत, और साथ ही साथ गणपति अथर्वशीर्ष, गणेश संकटनाशक स्तोत्र, नित्य मंदिर का दर्शन, साथ ही साथ दान, पुण्य, पूजा पाठ बुध की दशा में आवश्यक होगी। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।